और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार के आरा से यहां पर आरजेडी विधायक किरण देवी के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई है। किरण देवी के घर पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। सभी तरह के दस्तावेज यहां पर खंगाले जा रहे हैं। उनके पति अरुण यादव बालू के बड़े कारोबारी हैं। ऐसे में बालू के कारोबार से उन्होंने काफी संपत्ति बनाई है। पिछले साल सीबीआई ने अरुण यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब इसी कड़ी में उनके घर पे भी छापेमारी की जा रही है। बिहार के आरा में ईडी की छापेमारी जारी है। इस पूरे मामले पर और जानकारी शशांक हमारे संवाददाता से लेंगे। शशांक, क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, आरा में जो उनका अगियाओं स्थित आवास है वहीं पर छापेमारी चल रही है। जो जानकारी मिल रही है, करीब 10 अधिकारी जो है ईडी के वहां पर मौजूद हैं, घर के अंदर हैं। इन लोगों से पूछताछ हो रही है। जो विधायक है वो अपने आवास पर ही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इनके जो पति हैं अरुण यादव, वो पहले से भी जो है जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं। पिछले साल उनके यहाँ सीबीआई ने भी छापेमारी की थी और आज ईडी की टीम जो है वो पहुंची है। मनी लॉन्ड्रिंग से ये संबंधित मामला है और घर के एक एक दस्तावेज जो है, खास करके जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज है, उनको भी जो है वो खंगाला जा रहा है। अभी से 20 मिनट पहले जो है दिल्ली से भी कुछ अधिकारी आए हैं, कुछ पटना के भी अधिकारी हैं। तो सब मिलकर जो है उनके आवास पर पहुंचे हैं। बाहर में सुरक्षा कर्मी भी तैनात है। अभी पूरे मामले में निकलता क्या है इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन ये लोग जो आरजेडी की एमएलए हैं किरण देवी और उनके पति, ये लोग लालू परिवार के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल शशांक, अब देखना होगा कि क्या कुछ इस ईडी की रेड में निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की। आज 15 सीटों के लिए थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी और आज ही सभी 15 सीटों के नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की है, जहां आंकड़ों के हिसाब से खेला होने की आशंका जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आज 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जिसमें यूपी की 10, कर्नाटक की 4, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। सबसे कड़ा मुकाबला यूपी की 10 सीटों पर है, जहां 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 37 वोट की जरूरत है। जनसत्ता दल के समर्थन के बाद एनडीए के पास 288 विधायक हैं। इंडिया के पास समाजवादी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 2 एमएलए मिलाकर 110 विधायक हैं। पहली नजर में जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक बीजेपी 288 में से 259 वोटों का इस्तेमाल कर अपने 7 प्रत्याशी आसानी से राज्यसभा भेज सकती है। 8वें प्रत्याशी के लिए बीजेपी के पास 29 वोट बचे हैं, लेकिन जीत के लिए 37 वोट चाहिए, यानी उसे 8 वोटों की जरूरत है। एक दिन पूर्व चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हमने अपने विधायकों की बैठक की है। विधानसभा में जो हमारी संख्या है उसके आधार पर हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे। तो आइए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनावी समीकरण की बात करते हैं। उनके 7 उम्मीदवारों की जीत तो तय है, लेकिन 8वें की जीत के लिए उन्हें 8 वोट चाहिए। अब ये कहां से आएंगे? और इसी बीच में खबर यह है कि अखिलेश यादव ने जब अपनी पार्टी के एमएलए को डिनर पर कल रात को बुलाया तो उसमें 8 विधायक नहीं पहुंचे। वोटिंग से पहले अपने विधायकों को सहेजने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों के लिए डिनर पार्टी रखी, लेकिन डिनर पार्टी में 8 विधायक नहीं पहुंचे। वो विधायक हैं राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, मुकेश वर्मा और पूजा पाल। लिहाजा क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडराने लगा है। बम्पर जीत होगी। राजा भैया से आप मिलने गए थे, खबर है? बिल्कुल मिलेंगे। राजा भैया ने क्या कहा, वो किस तरफ रहेंगे राज्यसभा चुनाव? हमारे साथ रहेंगे। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे। सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है। अब श्री अखिलेश यादव जी किसको जिताना चाहते हैं, किसको हराना चाहते हैं, वो तो पता चलेगा। उत्तर प्रदेश की तरह कर्नाटक की भी 1 सीट पर पेच फंस गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों लास्ट मिनट में सियासी खेला होने की आशंका बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। यहां भी 5वें उम्मीदवार ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है।
कांग्रेस ने अजय माकन, सैयद नसीर हुसैन, जीसी चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी से नारायण स्वामी बंडगे चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीएस की बात की जाए तो जेडीएस के केडी कुपेंद्र रेड्डी भी चुनावी मैदान में हैं। 223 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 134 विधायक हैं, मतलब उसकी राज्यसभा की 3 सीट पक्की है। बीजेपी के पास 66 विधायक हैं और उसकी भी 1 सीट पक्की है। जेडीएस के पास सिर्फ 19 विधायक हैं, फिर भी उसने 1 उम्मीदवार उतार दिया है। अपने 1 उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के बाद भी बीजेपी के पास 20 वोट बचेंगे, ये जेडीएस को मिलेंगे और जेडीएस के पास 39 वोट हो जाएंगे। इसके बाद उसे 7 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अपने उम्मीदवार को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए जेडीएस को कांग्रेस और अन्य विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। ये समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा। कर्नाटक के अलावा हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है और वहां पर 1 सीट की वजह से टेंशन बढ़ी हुई है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है और बीजेपी इसी के खिलाफ चुनाव आयोग चली गई। हिमाचल की 1 सीट पर कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट के लिए वोटिंग होगी। जीत के लिए 35 वोट जरूरी है। 68 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 यानी उसके पास पर्याप्त विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 25 विधायक हैं। इसके अलावा 3 विधायक निर्दलीय हैं। बीजेपी अगर 3 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में खींच ले तब भी उसका आंकड़ा 28 पर ही अटक जाएगा। ऐसे में अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए इसके बाद भी बीजेपी को 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की जरूरत पड़ेगी और क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है, जिस पर बीजेपी चुनाव आयोग चली गई है। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं के ओर से विधायकों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन से हमने विनम्र आग्रह किया इस बात के लिए कि इससे जो है वो लोगों को जो है उनको राहत मिल सके। और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिशन साउथ की। आज प्रधानमंत्री केरल और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले केरल में स्पेस मिशन के लिए 1800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। उसके बाद रैली करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। लोकसभा चुनाव के रण में दक्षिण का दुर्ग भेदने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दक्षिण भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री केरल और तमिलनाडु के दौरे पर आ रहे हैं। 2 महीने से भी कम समय में तीसरी बार केरल पहुंच रहे हैं। सुबह 10:45 पर तिरुअनंतपुरम में VSSC यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इनमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में PSLV एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी और VSSC में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल है। प्रधानमंत्री भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम मिशन गगनयान की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। केरल से प्रधानमंत्री मोदी आज ही शाम को तमिलनाडु पहुंच जाएंगे। वहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और कल तमिलनाडु को 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे की शुरुआत आज मदुरै से होगी, जहां वो शाम करीब 5:15 पर भविष्य का निर्माण ऑटोमोटिव MSME उद्यमियों के लिए डिजिटल गतिशीलता कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऑटोमोटिव क्षेत्र में काम करने वाले हजारों MSME उद्यमियों को संबोधित करेंगे। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े MSME के लिए डिजाइन की गई 2 प्रमुख पहलों TVS ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और TVS मोबिलिटी CII सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल भी तमिलनाडु में रहेंगे और हजारों करोड़ों की सौगात देंगे। 28 फरवरी यानी कि कल सुबह करीब 9:45 पर थूथुकुडी में होंगे और 17,300 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तमिलनाडु से पीएम मोदी कल ही महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। बीते 2 हफ्तों में दूसरी बार वो गुजरात में होंगे। इससे पहले 12 फरवरी को अहमदाबाद पर उन्होंने तोहफों की बारिश की थी और एक बार फिर से अमित शाह आज गुजरात जा रहे हैं।
अमित शाह गुजरात दौरे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे अहमदाबाद के 16 में श्री दश कोशी कड़वा पाटीदार समाज की ओर से आयोजित रजत जयंती महोत्सव के मौके पर 25वां सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे कलोल में नव निर्मित कपिलेश्वर झील का दौरा करेंगे और उसके बाद कपिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे कलोल में श्री स्वामी नारायण विश्व मंगल गुरुकुल के नवीन मेडिकल कॉलेज और प्रवेश द्वार का उद्घाटन। दोपहर 2:30 बजे गांधीनगर के धोला कुआं में नए विद्यालय भवन। दोपहर 2:45 पर गांधीनगर में नगर निगम की ओर से बनी लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 3 बजे गांधीनगर के पेथापुर में झीलों का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 3:30 पर पेथापुर में ही नगर निगम के कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और आइए अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। आज उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर। आपको मालूम है कि कांग्रेस से उनका समझौता हो चुका है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी दिल्ली की, और उसके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की PAC यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है, जिसमें दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के मुताबिक दिल्ली की 7 सीटों में कांग्रेस 3 और आम आदमी पार्टी 4 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। पश्चिमी दिल्ली से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं महाबल मिश्रा। बात करें नई दिल्ली की तो यहाँ से सोमनाथ भारती का नाम आगे है। इनके अलावा मोती नगर से विधायक शिवचरण गोयल और दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का नाम भी सामने आ रहा है। दक्षिणी दिल्ली सीट से 2 बार से MLA करतार सिंह तंवर का नाम आगे है। सही राम पहलवान का नाम भी चर्चा में है। पूर्वी दिल्ली से गोपाल राय का नाम फिलहाल आगे है। इसके अलावा कोंडली विधायक कुलदीप कुमार, लक्ष्मी नगर से पूर्व MLA नितिन त्यागी और MCD से सह प्रभारी दीपक सिंगला का नाम चर्चा में है। हरियाणा की नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच का जिम्मा CBI को सौंप दिया गया। इन सबके बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के शार्प शूटर्स का हाथ है। इस बात का शक गहरा हो गया है। INLD के हरियाणा चीफ और कद्दावर नेता नफे सिंह राठी के हत्याकांड की गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी है। 2 हमलावरों और उनकी कार का CCTV फुटेज मिल चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि और कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच परिजनों की मांग के बाद हत्याकांड की जांच CBI को सौंप दी गई है। अगर हाउस की तसल्ली CBI इंक्वायरी से होती है तो CBI इंक्वायरी करो। हो गया, बस हो गया। इस बीच पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद और कुछ अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली हरियाणा की जेलों में बंद पड़े गैंगस्टर से पुलिस पूछताछ कर रही है। 2 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। उधर सोमवार शाम बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बेटे ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। थ्रेट हमें पहले से आ रहे थे, जिसके बारे में लिखित में शिकायत दी थी। 1% भी अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट आता है तो उसके खिलाफ हम सख्ती में कानूनी कार्रवाई करें। आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 2 किसान संगठनों की 2 अलग अलग बैठकें होंगी, लेकिन दोनों में चर्चा इस बात पर होगी कि 29 फरवरी के बाद किसान आंदोलन में आगे की रणनीति क्या होगी। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है। MSP की कानूनी गारंटी समेत अपनी कई मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। हालांकि किसान संगठनों ने दिल्ली कूच की कोशिशों को 29 फरवरी तक टाल रखा है, लेकिन 29 फरवरी को क्या फैसला होगा उसको लेकर आज 2 बड़ी बैठकें होने वाली हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की अलग अलग बैठक होगी। ये बैठकें शंभू और खनौरी सीमाओं पर होंगी। 28 तारीख को दोनों किसान संगठनों की साझा बैठक होगी और आंदोलन की अगली रूपरेखा के बारे में जो फैसला लिया जाएगा उसके बारे में फिर 29 फरवरी को बताया जाएगा। जहाँ तक 29 का प्रोग्राम, उसके बारे में मैं अभी आज कुछ कहने की अवस्था में नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा तो सब मिलकर ही फैसला करेंगे। क्लस्टर के माध्यम से, FPO के माध्यम से, RKBY के माध्यम से कई योजनाएं भारत सरकार की चल रही है।
तो भारत सरकार संकल्पित है। और चलिए इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बताएं। राज्यसभा चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर है। एमएलए रमाशंकर कल लखनऊ पहुंचे थे राज्यसभा चुनाव पर। सूत्रों से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमएलए उमाशंकर देर रात लखनऊ पहुंचे थे और इसी को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र चौधरी भी लखनऊ पहुंचे देर रात। कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र चौधरी लखनऊ पहुंचे थे। बीजेपी उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर राज्यसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता रहे हैं। देर रात दोनों ही एमएलए लखनऊ पहुंचे थे। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। एमएलए उमाशंकर सिंह देर रात लखनऊ पहुंचे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र चौधरी भी लखनऊ पहुंच गए हैं और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके के कयास लग रहे हैं खेला होने के उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, क्या उन्हीं चीजों की ये फहरिस्त है जो दिख रही है? बिल्कुल, और ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। उमाशंकर सिंह बीएसपी के इकलौते विधायक हैं। हमारी जानकारी वो लखनऊ पहुंच गए हैं और सूत्र इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि वो बीजेपी उम्मीदवार को वोट करने जा रहे हैं। इसके अलावा वीरेंद्र चौधरी, कांग्रेस दो विधायक हैं, एक साधना विश्राम होना है जिनका हमने कल इंटरव्यू भी किया था, जो नेता है विधायक दल के, दूसरे वीरेंद्र चौधरी भी पहुंच गए हैं और सूत्र बताते हैं कि वो भी वोट करेंगे बीजेपी उम्मीदवार को। यानी कि एक बड़ी टूट विपक्ष में दिखाई पड़ सकती है आज जब ये नतीजे सामने आएंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा की जो 15 सीटें हैं उस पर थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 सीटें और विधानसभा के आंकड़ों की माने तो बीजेपी 7 और सपा 2 सीट जीत रही है, तय है। लेकिन जो 10वीं सीट है उसके लिए जोड़तोड़ का दौर जारी है और जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि लखनऊ में खेला हो सकता है। चुनाव राज्यसभा का है और लखनऊ में सियासी गहमागहमी, क्योंकि यहां आज होने वाले वोटिंग में क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है। जिसके पास संख्या बल है वो भी परेशान है और जिसके पास संख्या बल नहीं है वो खेला करने का दम भर रहा है। लिहाजा चुनावी मुकाबला दिलचस्प बन गया है। अपने विधायकों को सहेजने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों के लिए डिनर पार्टी रखी, लेकिन डिनर पार्टी में 8 विधायक नहीं पहुंचे। इनमें ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, जो विधानसभा में पार्टी के सचेतक भी हैं, शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा, अमेठी विधायक महाराजी देवी, चायल विधायक पूजा पाल, जलालपुर विधायक राकेश पांडे, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह और गोसाईगंज विधायक अभय सिंह शामिल थे। डिनर से कौशाम्बी विधायक पल्लवी पटेल भी नदारत रही। हालांकि पहले तो उन्होंने समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को लेकर विरोध जताया था, लेकिन बाद में पार्टी का समर्थन करने का भरोसा भी दिया। 8वीं सीट जीतने के लिए बीजेपी को 8 वोटों की जरूरत है और अखिलेश की डिनर पार्टी से 8 विधायक गायब रहे, लिहाजा क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है। एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होती है, यानी 37 विधायक एक राज्यसभा सांसद को चुनेंगे। जनसत्ता दल के समर्थन के बाद एनडीए के पास 288 विधायक हैं। इंडिया के पास समाजवादी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 2 एमएलए मिलाकर 110 विधायक हैं। पहली नजर में जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक बीजेपी 288 में से 259 वोटों का इस्तेमाल कर अपने 7 प्रत्याशी आसानी से राज्यसभा भेज सकती है। 8वें प्रत्याशी के लिए बीजेपी के पास 29 वोट बचे हैं, लेकिन जीत के लिए 37 वोट चाहिए, यानी उसे 8 वोटों की जरूरत है, जिसके लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है और पार्टी के यूपी अध्यक्ष जीत का दावा भी कर रहे हैं। 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर हमारे प्रत्याशी एनडीए के घोषित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। एक दिन पूर्व चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हमने अपने विधायकों की बैठक की है और मतदान का पूर्व अभ्यास, मतदान की प्रक्रिया, क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये हमारे वरिष्ठ लोगों के द्वारा बताया गया है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग, हमारी जिस प्रकार की तैयारी है, विधानसभा में जो हमारी संख्या है
उसके आधार पर हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे। अच्छे अंतरों से जीत करके राज्यसभा में पहुंचेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त। सपा में अगर कोई समस्या है तो ये सपा की समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं। भाजपा के 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए पर्याप्त वोट है और सभी प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी 108 वोटों में से 74 विधायकों के जरिए 2 उम्मीदवारों को जिता सकती है। उसके बाद बचेंगे 34 वोट, जिसमें कांग्रेस के 2 विधायक जोड़ने पर संख्या 36 हो जाएगी, यानी 1 वोट की जरूरत पड़ेगी। अखिलेश यादव एसपी की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि उनका कहना है कि विधायकों पर कोई दबाव नहीं है, वो जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं। विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। अखिलेश एक वोट की कीमत जानते हैं। उन्होंने 2 विधायकों वाली राजा भैया की पार्टी से संपर्क किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। अभी तक कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी से बात नहीं बनी। ऊपर से क्रॉस वोटिंग का डर भी सताने लगा है। जेल में बंद गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी भी बीजेपी के साथ जा सकती हैं। जलालपुर विधानसभा से विधायक राकेश पांडे भी पाला बदल सकते हैं। राकेश पांडे के सांसद बेटे रितेश पांडे 2 दिन पहले ही बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी क्रॉस वोटिंग को लेकर बड़े दावे किए हैं। एनडीए के साथ हैं, एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा। लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है, झूठा हवा बांध रहे हैं। बम्पर जीत होगी। अच्छा, राजा भैया से आप मिलने गए थे, खबर है? बिल्कुल मिलेंगे। चाय पीने गए थे। कब मिले? कल टी पार्टी थी हम लोगों की। रितेश पांडे जी को ज्वाइन क्यों कराया गया? वोट के लिए। गायत्री प्रजापति जी जेल में हैं, कभी अखिलेश जी गए मिलने? लेकिन ओम प्रकाश राजभर गए, 2 बार गए। वोट है ना। ओम प्रकाश राजभर के जो दावे हैं, अगर वो सही होते हैं तो राज्यसभा चुनाव का गणित बदल सकता है। तीसरे प्रत्याशी के लिए समाजवादी पार्टी के 34 और कांग्रेस के 2 वोट से आंकड़ा 36 पहुंचता है। अगर महाराजी और राकेश पांडे को भी निकाल दिया जाए तो आंकड़ा 34 हो जाएगा। एसपी विधायक इरफान सोलंकी जेल में हैं, उन्हें वोटिंग के लिए अभी इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का 1 वोट और कम होकर 33 ही रह जाएगा। चायल विधानसभा सीट से एसपी की विधायक पूजा पाल समेत अगर 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो एसपी के पास करीब 27 वोट ही रह जाएंगे। समाजवादी पार्टी को आरएलडी और एसपी के 3 विधायकों से उम्मीदें थी। ये सभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो आरएलडी और एसपी के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन आरएलडी के सभी 9 विधायक बीजेपी के पक्ष में हैं। हम लोग जो है अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी के साथ हैं और उनके निर्देश पर ही, क्योंकि जैसा उनका आदेश हम सभी 9 के 9 विधायकों को हुआ है उसका हम लोग पालन करेंगे। वो निर्देश क्या है? बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देना है, ये क्लियर कहा है उन्होंने? हाँ, बिल्कुल क्लियर कहा है। हमें जो हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं एनडीए अलायंस में, क्योंकि हम लोग हैं और उनके सबके साथ ही हम लोगों को वोट देना है। 8वें उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास 29 वोट है। एसपी विधायक राकेश पांडे, गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी के वोट को जोड़ लिया जाए तो आंकड़ा 31 पहुंच जाता है। इसमें से जेल में बंद एसपी के विधायक अब्बास अंसारी को कम कर दें तो बीजेपी के पास इस वक्त क्रॉस वोटिंग होने पर 30 वोट है। सवाल है कि बीजेपी को बाकी 7 वोट कहां से मिलेंगे। ऐसे में यूपी में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है और सभी की नजरें अब नतीजों पर ही टिकी है। और अब आपको बताते हैं एक बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव का बयान भी सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि जो भी होगा देखा जाएगा। दरअसल कल अखिलेश यादव के डिनर में समाजवादी पार्टी के 8 विधायक नहीं पहुंचे थे। इसके बाद क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं तेज हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच में शिवपाल यादव का यह महत्वपूर्ण बयान। आज ही वोटिंग होनी है और आज उनका बयान यह है कि जो होगा देखा जाएगा। पार्टी के चुनाव जन से जीते तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। कई विधायकों के फोन ऑफ जा रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव की बात हो रही है। इसको लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है।
हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर होने वाली वोटिंग से पहले कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा सताने लगा है। कांग्रेस कर्नाटक में संख्या बल कम होता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बीजेपी की मदद से जेडीएस ने उम्मीदवार उतारकर वहां पर सियासी हलचल बढ़ा दी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी हलचल है। वहां एक ही सीट के लिए आज वोटिंग होने जा रही है, लेकिन सियासत गर्म है। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से हर्ष महाजन मैदान में है। संख्या बल के मामले में बीजेपी भले ही कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि बाजी पलट सकती है। इसके पीछे का गुणा गणित आपको बताएंगे, लेकिन पहले विधानसभा के आंकड़े देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए वोटिंग होगी। जीत के लिए 35 वोट जरूरी है। 68 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 यानी उसके पास पर्याप्त विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 25 विधायक हैं। इसके अलावा 3 विधायक निर्दलीय हैं। बीजेपी अगर 3 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में खींच ले, तब भी उसका आंकड़ा 28 पर ही अटक जाएगा। अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए इसके बाद भी बीजेपी को 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। उसके लिए उसने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी चुनाव आयोग चली गई है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं किया जाता है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में जो शिकायत दर्ज कराई है, उसमें कांग्रेस के व्हिप की उस बात का जिक्र है कि जो विधायक सिंघवी के पक्ष में वोट नहीं डालेंगे, उनकी सदस्यता चली जाएगी। लगातार सरकार की ओर से, विशेष तौर से मुख्यमंत्री की ओर से और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं की ओर से विधायकों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि एक व्हिप राज्यसभा के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए जारी किया गया। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनको एक रिप्रेजेंटेशन दी है। बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस ने नियम तोड़ा है। चुनाव आयोग को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि व्हिप वापस ले लिया गया है। बीजेपी बिना वजह मामले को तूल दे रही है। आप जो कह रहे हैं कि व्हिप इशू की है, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पे हमको ऐसा लगा कि व्हिप इशू की जाए, मगर जब हमें पता लगा कि भाई व्हिप जो है वो राज्यसभा चुनाव में मैटर नहीं करती है, तो हमने वो व्हिप इशू नहीं किया। हमारा जो व्हिप इशू करने का कागज़ है, जिसमें केवल 40 में से 12-13 विधायकों के साइन हैं, वो हमने कूड़े के करकट में फेंक दिया। अब हमारा 12-13 विधायकों के साइन वाला कागज़ जो हमने फेंक दिया था, वो इनके हाथ में कैसे आया? अब सवाल कई उठ रहे हैं कि अगर व्हिप को कचरा ही बताना था तो कांग्रेस ने जारी क्यों किया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग की आशंका है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज हैं, लिहाजा उलटफेर हो सकता है। यूपी और हिमाचल की तरह कर्नाटक में भी राज्यसभा की एक सीट पर पेच फंसा हुआ है। अगर वहां भी क्रॉस वोटिंग होती है तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीट पर आज वोटिंग होनी है। एक उम्मीदवार की जीत के लिए 46 वोट जरूरी है। 223 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 134 विधायक हैं, मतलब उसकी राज्यसभा की 3 सीट पक्की है। बीजेपी के पास 66 विधायक है और उसकी भी 1 सीट पक्की है। जेडीएस के पास सिर्फ 19 विधायक है, फिर भी उसने एक उम्मीदवार उतार दिया है। अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के बाद भी बीजेपी के पास 20 वोट बचेंगे, ये जेडीएस को मिलेंगे और जेडीएस के पास 39 वोट हो जाएंगे। इसके बाद उसे 7 वोट की जरूरत पड़ेगी। सवाल ये है कि ये 7 वोट कहां से आएंगे, क्योंकि अपने उम्मीदवार को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए जेडीएस को कांग्रेस और अन्य विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। ये समर्थन जुटाना आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में कई बार अंतरात्मा की आवाज पर भी वोट इधर से उधर हो जाते हैं। हो सकता है शायद इस बार भी ऐसा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। बोला कि हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। तो अखिलेश यादव का बड़ा बयान राज्यसभा चुनाव को लेकर बोलते हुए नजर आए अखिलेश यादव कि हमारे प्रत्याशी आज चुनाव जीतने वाले हैं।
तो अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बोलते हुए नजर आए कि हमारे प्रत्याशी आज राज्यसभा चुनाव जीतने वाले हैं। राज्यसभा चुनावों को लेकर ये बड़ा बयान अखिलेश यादव का सामने आया। लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे।